Welcome to Himalayan Stocks Gurukul, where we guide you towards long-term investment success with market stability. निफ्टी zoomed 132 पॉइंट्स। तो क्या फेड का रेट कट की वजह से, इन्फ्लेशन की क्रैश करने की वजह से ये जो मॉन्स्टर रैली हुई है, इसके क्या कारण हैं कि इस बहुत ही शानदार तरीके से निफ्टी ने आज जूम किया। मार्केट क्रशिस इन्फ्लेशन फियर। एक मार्केट के ऊपर सबसे बड़ा फियर था इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का डाटा इंडिया का, इन्फ्लेशन का डाटा यूएस का, दोनों का डाटा बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। निफ्टी का अगला टारगेट 25,200, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 24,200 नहीं, 25,200 ये निफ्टी का नेक्स्ट लेवल है और ये बहुत ही जल्दी आने वाला है। और आज के व्लॉग में जैसे हम खत्म करेंगे तो 5 स्टॉक दैट कुड एक्सप्लोड नेक्स्ट वीक। जो 5 स्टॉक हैं जो बिल्कुल एक्सप्लोड हो सकते हैं, वो 5 स्टॉक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बने रहिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के साथ और जल्दी से हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। तो चलिए जी, जल्दी से एनालाइज करते हैं भारत की स्टॉक मार्केट आज कैसी रही और कल कैसी रहेगी भारत की स्टॉक मार्केट। और जो मैंने आप लोगों को टारगेट बताया, टारगेट क्या है, 25,200 ये निफ्टी अटेन करेगा श्योरली। और 5 स्टॉक्स जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो नेक्स्ट वीक भी राइज करेंगे। और फिर आप एनालाइज करिएगा कि इन 5 स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हैं और कौन से स्टॉक्स आपको खरीदने चाहिए। तो बने रहिए हिमालय स्टॉक गुरुकुल के साथ। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 50 आज के दिन एकदम राइज किया और ग्रीन में रहा। इसके कौन से रीजन है, इसके मैं 15 रीजन, जो 15 रीजन है निफ्टी को बढ़ने के, वो सारे फ्रेम करके लाया हूँ। चार्ट और डाटा के साथ हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये पहले आप चार्ट के ऊपर आइए। ये चार्ट देखिए आप, निफ्टी 50 यहाँ से राइज हुआ था, फिर निफ्टी 50 यहाँ से फॉल किया था। अगर आप लोगों को याद हो, ये देखिए RSI 30 के ऊपर था और वहाँ से इसने टर्न लिया। मैंने 2 कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाए हैं। नंबर 1 इज एलियट वेव और दूसरा इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट। एलियट वेव्स हमें ये बता रही हैं कहाँ से मार्केट कब ऊपर जाएगी, कब नीचे जाएगी, लेकिन टर्न ऊपर को कब होगी ये हमें फिबोनाची बताएगा। मैंने व्लॉग बनाया है इसका, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ, ज़रूर उस व्लॉग को। अगर आप सीरियस स्टॉक मार्केट के लर्नर हैं और आप स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हैं, तो ये दोनों आपको आनी चाहिए। अगर ये दोनों आपको नहीं आती हैं तो स्टॉक मार्केट को छोड़िए, म्यूचुअल फंड पकड़िए, वहाँ पे पैसे डालिए और मस्त कोई वेब सीरीज़ देखिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट को समझना है तो एलियट वेव और फिबोनाची, इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर देखिए। अब मैं दोबारा आपको इसी चार्ट के ऊपर लेके आता हूँ। यहाँ पे देखिए RSI जो है अभी कितना है, 36। यहाँ से टर्न किया है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। यहाँ से टर्न किया और यही वो जोन होता है जहाँ, यहाँ के लिए मैंने वीडियो बनाया है, बाई ऑन डिप। जो डिप होती है उसके ऊपर बाई करना है और सबसे बड़ा डिप था ये जहाँ आपको बाई करना है। मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ये समझाया हुआ है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को जाइए और उस व्लॉग को देखिए, बाई ऑन डिप को। यहाँ पे देखिए आप, जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है ADX। ADX सिंपली ये बताता है कि कितने पार्टिसिपेंट हैं स्टॉक मार्केट में। ये नहीं बता रहा है वो कि वो बुल है या वो बियर है ना। ADX सिर्फ बताता है कितने वहाँ पे, और एक स्केल डिवाइस की गई है, ग्रेटर देन 25
मतलब बायर्स का इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट, बायर सेलर दोनों का, पार्टिसिपेंट बोलेंगे इनको हम, पार्टिसिपेंट मार्केट में हैं। और अभी कितना है 40, तो मतलब मार्केट में एक्शन है, यहाँ बायर भी हैं और सेलर भी हैं और बहुत सारा एक्शन है। एडीएक्स का मीनिंग है कि स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम भी ज़्यादा है, पार्टिसिपेंट भी ज़्यादा है, तो मार्केट में कुछ ना कुछ होगा, मार्केट ऊपर को जाएगी नीचे को जाएगी। अब यहाँ से ज़्यादा नीचे जाने का स्कोप है नहीं, तो यहाँ से मार्केट ने ऊपर को जाना ही था, ये तय था, ये हमें चार्ट ने बताया। अब आइए आज के जो की इंडिसेस हैं वो कैसे रहे, देखिए मैं ग्रीन में लेके आया हूँ। निफ्टी 50 0.54% राइज किया 132 पॉइंट, निफ्टी बैंक 0.25% 137 या 138 पॉइंट राइज करता है। निफ्टी मिड कैप ये ज़्यादा राइज किया आज और ये अप्रोक्सीमेटली 356 या 57 बोल सकते हैं पॉइंट राइज किया। निफ्टी नेक्स्ट 50 ये भी 0.60% ये भी राइज किया। निफ्टी 100 ये भी 0.55% राइज किया। निफ्टी 200 ये भी 0.56%, निफ्टी 500 0.57%, स्मॉल कैप 0.66%, मिड कैप 50 ये बहुत अच्छा राइज किया अप्रोक्सीमेटली 1%। निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप 50 का मतलब ये है मिड कैप के जो टॉप 50 हैं, मतलब वो वाले स्टॉक जो एक तरह से, ये मैं आपको बताता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। ये क्या है, ये है लार्ज कैप, ये है मिड कैप और ये है स्मॉल कैप। मान लीजिए ये मिड कैप के स्टॉक्स हैं। मिड कैप में 50 स्टॉक ऐसे होंगे जो लार्ज कैप बनने की तैयारी में होंगे। सीधा ही लार्ज कैप तो बड़े कम बनते हैं ना, पहले वो स्मॉल कैप होता है, फिर मिड कैप बनता है, फिर उसके बाद लार्ज कैप बनता है। कई तो मिड कैप बन जाते हैं कि लार्ज कैप से टूटे और वो मिड कैप स्टॉक बन गया या लिस्टिंग बहुत शानदार हुई। तो मिड कैप की इस रेंज में जो स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक्स, इसको बोलेंगे हम निफ्टी मिड कैप 50। तो इन्होंने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दी है आज के दिन। ये देखिए आप अप्रोक्सीमेटली 1%। स्मॉल कैप 50 इनकी भी अच्छी परफॉर्मेंस रही। इंडिया विक्स आज के दिन गिरा है और उससे क्या साबित हो रहा है, उससे साबित ये हो रहा है कि स्टॉक मार्केट जो है आज के दिन बुलिश हो रही है। विक्स जो है वो मार्केट में डाउन हुआ है, फॉल किया है। अब आइए आप हेडलाइन इन्फ्लेशन, इसके ऊपर कल मैं वीलॉग बनाऊंगा, जरूर उस वीलॉग को देखिएगा। और मैंने आपको पिछले कल भी बताया था कि ये देखिए मार्केट क्रशेस इन्फ्लेशन फियर। तो ये इन्फ्लेशन, रूरल इन्फ्लेशन को देखिए आप, 1.72 थी, अब 1.18 हुई, बहुत ही कम। अर्बन 2.56 थी, 2% आई, कंबाइंड 1.55। लेकिन याद रखिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन कम होना भी पॉजिटिव नहीं होता। इन्फ्लेशन ना बहुत हाई होनी चाहिए ना लो होनी चाहिए। और इसका मतलब ये है कि जो जुलाई 2024 में अगर 100 रुपये की कोई चीज़ बनती थी, तो जुलाई 2025 में वो चीज़ बन रही है 101 रुपया और 55 पैसा की। तो वो जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं और फैक्ट्री के ओनर्स हैं, चलो वो तो बहुत कम है, लेकिन वहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनको कोई ज़्यादा इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। आपको तो चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, लेकिन वहाँ उनके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। तो एक बैलेंस जैसा होना चाहिए, वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इन्फ्लेशन प्लस स्टॉक मार्केट, क्या रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ और इसके ऊपर आज ही मैं रिलीज़ करूँगा पॉडकास्ट कि इन्फ्लेशन में और स्टॉक मार्केट के बीच में क्या संबंध है दोनों में। अब आइए जी, जो 15 रीजंस हैं उनको वन बाय वन फटाफट एनालाइज करते हैं। निफ्टी रॉकेट 132 पॉइंट, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, 0.54%। सेंसेक्स 304 पॉइंट राइज करता है और रिटेल इन्फ्लेशन 1.55%, लोएस्ट सिंस 2016। तो आप रखिए 9 साल में
9 साल में लोएस्ट लेवल के ऊपर इन्फ्लेशन रही है, इसीलिए मैंने ये चार्ट आपको एक्सप्लेन किया। इसके ऊपर कंप्लीट वीलॉग मैंने बनाया हुआ है, वो मैंने अभी अपलोड नहीं किया, कल मैं उसको अपलोड करूंगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। अपोलो हॉस्पिटल, हिंडाल्को दोनों के क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, तब से एक 8% राइज किया, एक 5% राइज किया। इनके Q1 के रिजल्ट दोनों के बहुत शानदार आए हैं। फेड रेट कट, हाइप सेंट ग्लोबल मार्केट फ्रेंजी, 94% प्रोबेबिलिटी रियल। अमेरिका की जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 0.2% मंथ ऑन मंथ, बूस्टेड सितंबर फेड रेट का 294%। ये मैं समझाता हूँ आपको। ये है जर्मी पॉवेल साहब, ये है फेडरल रिजर्व। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ही डिटरमिन करता है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को और स्टॉक मार्केट को तो 100%। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ बेस के ऊपर 0.2% आया यूएसए में। इसका मतलब है कि जो फेड को रेट कट करने ही पड़ेंगे, कब? सितंबर 2025 की मीटिंग के अंदर, ये आने वाली है। और प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक ट्रैकर होता है, उस ट्रैकर ने प्रोबेबिलिटी बताई है 94%। लेकिन इसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं जब सितंबर आएगा, तो इसको मैं हर वीक आपको बताता रहूँगा कि परसेंटेज कितनी है। अभी परसेंटेज कितनी है? 94%। अब बहुत सारे नए व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं जो सब्सक्राइबर हैं, तो आपको मैं समझा दूं कि इंटरेस्ट रेट जो कम होंगे उसके कारण हमको क्या बेनिफिट होता है। देखिए, अमेरिका में 4.25 से 4.50 ये है इंटरेस्ट रेट। मान लो वो इंटरेस्ट रेट कर देते हैं 4.4 टू 4.25, कितने? 25 बेसिक पॉइंट उन्होंने कम किए। तो जो वहाँ के FIIs हैं, इनके हाथ में आ गया $100 बिलियन, क्योंकि नहीं तो वो इंटरेस्ट दे रहे थे, ये पैसा बच गया उनका। अब इसको वो इन्वेस्ट करेंगे 100%, ये इन्वेस्ट ही होगा, कहाँ होगा? स्टॉक मार्केट में होगा। तो MSCI का एक इंडेक्स है, मॉर्गन स्टैनली का वर्ल्ड इंडेक्स कहते हैं इसको। इसमें मान लो उन्होंने $100 बिलियन डाले, तो उसमें भारत का शेयर है 12 से 15 बिलियन डॉलर। तो 12 से 15 बिलियन डॉलर का मतलब कितना हुआ? करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया भारत की स्टॉक मार्केट में आएगा। तो ये 1 लाख करोड़ में से 80% पैसा निफ्टी 50 के अंदर आएगा, ये श्योर है। तो निफ्टी 50 के जो स्टॉक हैं वो रॉकेट हो जाएंगे, पूरी स्टॉक मार्केट ऊपर को चलेगी, बुलिश मोमेंटम जनरेट हो जाएगा, और हमारी जो निफ्टी 50 है वो 26,000 को हिट कर जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये यूएस के फेड का। क्यों हम इसको हमेशा डिस्कस करते हैं? एकदम बेलेनियम कि फालतू में हम इनको डिस्कस करते रहे। इन्हीं से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट डिटरमिन होती है। अगर आप स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट, और मैं हमेशा एनालाइज करता हूँ इनकी मीटिंग को, इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है इनकी, तो आप इसका ध्यान रखिए। तो ये जो टाइम है ना आजकल का टाइम है बाई स्टॉक्स। कौन से? जो अंडर वैल्यू हैं। और कौन से स्टॉक खरीदने हैं? स्मॉल कैप, मिड कैप। मैंने अपना शॉर्ट वीडियो बनाया है 3 मिनट का, बिल्कुल नहीं खरीदने आपने। मैंने एक्सप्लेन किया उस वीडियो में, बहुत हाई वैल्यूएशन इनकी। आपको कौन से स्टॉक खरीदने हैं? निफ्टी 50 के अंदर जो स्टॉक्स हैं। और मेरे लाइव वीडियो चले हुए हैं इस वक्त। अगर इस वक्त भी आप देखेंगे तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने लाइव किए हैं स्टॉक्स, तो आप जाइए वहाँ पे देखिए, हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा का पूरा आपको बता रहे हैं। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो स्टॉक हमने खरीदने वो हम खरीदते रहते हैं। तो आई डाउट कि मैं बड़ा रेयर बताता हूँ कि हमने कहाँ इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन बिल्कुल हम इन्वेस्टमेंट वैसे ही करते हैं जैसे हम एनालाइज करते हैं। हम खुद यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। टाटा मोटर्स में हमने बहुत सारी बाइंग की है, रिलायंस में हमने बहुत सारी बाइंग की है, HDFC में हमने बाइंग की जब बाइंग जोन में थे। जब बाइंग जोन से बाहर चले गए तब हमने नहीं की।
तो अपोलो हॉस्पिटल और हिंडाल्को, ये देखिए दोनों ये राइज किए आज के दिन, बहुत अच्छी राइज हुई इनके बीच में। Q1 के रिजल्ट एक्सीलेंट हैं, दोनों का एनालिसिस बहुत जल्दी हम करने वाले हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा आप। आगे ट्रंप पुतिन समिट इन अलास्का में दोनों मिलने वाले हैं और पूरी दुनिया में ऑप्टिमिज्म है, यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होगा। और इसका जो अगर इस कॉन्फ्लिक्ट का इन दोनों का किसी को बेसब्री से इंतज़ार है ना, तो वो किसको है? इंडिया को। मतलब हम तो इतना ना ट्रंप साहब को होगी ना रशिया को होगी जितनी इंडिया को है। अगर इनके बीच में समझौता होगा ना, तो 25% का जो फालतू का टैरिफ लगा ना हम पे, एक तो 25% बेस टैरिफ है हमारा, प्लस उसमें पेनल्टी है 25% की, तो टोटल 50% हो गया। तो ये पेनल्टी उड़ जाएगी। तो 15 अगस्त हमारी एक तो आज़ादी का दिवस है। आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, 15 अगस्त भारत की आज़ादी के संदर्भ में आप लोगों को एडवांस में बहुत बहुत बधाई। 15 अगस्त को तो मैं बहुत बढ़िया सा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एडवांस में आपको बधाई। और 15 अगस्त 2 वजहों से याद किया जाएगा, एक भारत की स्वतंत्रता और दूसरी स्वतंत्रता हमें इस टैरिफ से मिल जाए। इन दोनों के बीच में बढ़िया समझौता हो जाए तो भारत इससे बच लेगा और बाकी 25% से हम दुनिया से compete कर लेंगे। नाइका 79% प्रॉफिट दिया। मैं तो बहुत सीरियसली, मतलब जो अगर सेबी मुझे सुन रही है ना, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इतने बेकार इनके नंबर्स आए हैं पिछले क्वार्टर्स में, पूरा साल, मतलब 25 के Q1 से Q4 तक पैथेटिक रिजल्ट थे इनके। और अब की बार इन्होंने 80% प्रॉफिट दे दिया। इनकी जो बुक्स हैं उसको बहुत सीरियसली चेक करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कुछ मैनिपुलेट किया है और बहुत शानदार कंपनी नहीं है ये। इसका सामान अच्छा होता होगा वो अलग मुद्दा है, पर है नहीं शायद इनका सामान भी अच्छा। लेकिन इन्होंने ऐसे नंबर दिए तो 5% ये राइज किया। Q1 के रिजल्ट अच्छे दिए, बट आई एम सीरियसली डाउटफुल ऑफ देयर नंबर्स। पेटीएम को आरबीआई ने ग्रीन लाइट दे दी कि भाई आप जो है लैंडिंग कर सकते हैं, अप्रूवल दे दिया। और पेटीएम को मिलना चाहिए था, हर एक टॉम डिक एंड हैरी को मिला है, हर कोई। तो पेटीएम तो बहुत जाना माना नाम है, इनको विदहोल्ड कर लिया गया था क्योंकि इनकी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। याद रखिएगा, इस कंपनी में सबसे ज़्यादा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। और अमेरिका के साथ अब खिटपिट हुई भारत की, अब चाइना की तरफ थोड़ा स्किड कर रहे हैं, तो आरबीआई ने भी इनको उसी की आड़ में ये परमिशन दी होगी। मैं गारंटी देता हूँ आपको, आई नो हाउ दिस सिस्टम वर्क। तो क्योंकि हमें चाइना के साथ अच्छे संबंध करने हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा आरबीआई ने खुश करने के लिए इनको परमिशन दे दी। 3% स्टॉक ऊपर को चल पड़ा। ये देखिए, ये नाइका का स्टॉक 5% बढ़ा। और 197 कम्युनिकेशन, जिसका नाम है पेटीएम भी राइज किया, लगभग 3% रख लो आप, ये राइज करता है। तो नाइका एंड पेटीएम दोनों आज राइज किए, ये तो बिल्कुल सही बनता है। इस पे सीरियस डाउट है कि 80% प्रॉफिट, बहुत डाउटफुल है इस पे। अब आइए आप, डिफेंस स्टॉक्स ऑन फायर। भारत डायनामिक्स 6% राइज हुआ, ब्लॉकबस्टर अर्निंग दिए इन्होंने, एचएल का स्टॉक भी राइज किया। अब चार्ट के ऊपर मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मेल्स आई हैं मुझे, कोई कम से कम 100 मेल्स होंगी, ईमेल्स होंगी मुझे, जिसमें मुझसे लोग क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि ये लोगों की प्राइवेट मेल्स होती हैं, तो मैं आपको उनके नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे जो मेल की गई हैं लोगों ने, हमने हिम कॉर्प का हमारा मेल आईडी दिया है। अगर आप लोगों को भी अपनी कोई भी क्वेरी हो जो आप चाहते हैं कि पब्लिकली नहीं आप शो करना चाहते, हमने ईमेल एड्रेस दिया है अपने चैनल पे, आप मेल करिए हमें, आपको तुरंत रिप्लाई आएगा, जितना अगर हमको उस बारे में पता होगा। तो हमें जो मेल्स आई हैं मुझे, उसमें लोग मेरे से पूछते हैं कि हमें डिफेंस के स्टॉक खरीदने चाहिए कि नहीं खरीदने चाहिए। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। आइए जी, इसके लिए मैं आज आपके लिए एक इंट्रोडक्टरी वो लेके आया हूँ। कल या परसों 2-3 दिनों के अंदर मैं डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर एक पूरा वीलॉग भी बना रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे से ज़्यादा का वीलॉग होगा वो। ये देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, वैल्यू प्राइस टू अर्निंग रेशो है, याद रखिए आप, ये वैल्यू है PE
35 है। अगर तो मैं वॉरेन बफेट का प्रिंसिपल लगाऊं यहाँ पे, वॉरेन बफेट एंड बेंजामिन ग्राहम, इनके जो गुरु थे, और इनकी थियरी है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग के मॉडल में ये क्या है? वैल्यू इन्वेस्टिंग का मॉडल, वैल्यू इन्वेस्टिंग का मॉडल बोल रहा है, आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूं इसको। वैल्यू इन्वेस्टिंग कहती है कि प्राइस टू अर्निंग रेशो इट शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड इट शुड बी लेस देन 25, और जितनी वो 25 से नीचे होगी और 1 के नज़दीक होगी उतना स्टॉक जो है चीप या सस्ता होगा। सिंपल थियरी है इनकी। तो वही स्टॉक खरीदने हैं जिनकी 25 से नीचे की प्राइस टू अर्निंग रेशो। आइए इसको अप्लाई करते हैं। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हाल जिसको कहते हैं 35 है, 25 से बहुत ऊपर है तो नहीं खरीदना है। BDL भारत डायनामिक लिमिटेड, ये तो 100 को है, इसको तो जितने क्रॉस लगा सकते हैं उतने। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग बोल रही है, और यह है प्राइस टू अर्निंग। डाटा पैटर्न 63, इसको भी क्रॉस एज पर वैल्यू इन्वेस्टिंग। वॉरेन बफेट यूनिमैक 66 है, इसको भी क्रॉस। पारस डिफेंस 83 है, इसको भी क्रॉस। पांचों कंपनीज एक्सीलेंट हैं, याद रखिए आप, एक से बढ़कर एक। लेकिन अगर मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की थियरी लगाऊंगा तो आप इनको नहीं खरीद सकते। लेकिन स्टॉक मार्केट में वो ऐसा नहीं है कि वॉरेन बफेट ने ही पैसे बनाए और कोई पैसे बनाने वाला नहीं है। बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हाई पी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाई पी है जस्टिफाइड है अगर रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन 25 है। मैं जानबूझ के ROE का चार्ट नहीं लेके आया हूं। ROCE इट मस्ट बी ग्रेटर देन 15। तो जो मैं इसका डिटेल वीलॉग बना रहा हूं उसमें मैं रिटर्न ऑन इक्विटी भी लेके आ रहा हूं, ROC भी लेके आ रहा हूं, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग के थिंकर्स इन सब को ओवरबॉट जोन में बता रहे हैं और बहुत महंगे हैं। और इन स्टॉक में अगर कोई स्टॉक सस्ती रेंज में है वो है हिंदुस्तान और एरोनॉटिकल 35। भारत डिफेंस में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। पारस डिफेंस बहुत ही शानदार कंपनी है, ये सारी बहुत शानदार हैं, लेकिन अगर मुझे 3 सबसे बेस्ट निकालनी हो, नंबर 1 पे पारस, नंबर 2 पे डाटा पैटर्न, नंबर 3 के ऊपर मैं दूंगा HAL को। इनको मैं डिटेल में एनालाइज कर रहा हूँ। डिफेंस के स्टॉक ने आज बहुत मैसिवली राइज किया। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने Q1 के रिजल्ट बहुत अच्छे दिए, इसलिए स्टॉक ऊपर गया, लेकिन ये स्टॉक महंगे हैं, वो आप जरूर ध्यान में रखिएगा खरीदने से पहले। स्मॉल कैप और मिड कैप राइज किए, ये आउट परफॉर्म किसको किए इन्होंने? निफ्टी और सेंसेक्स को, मतलब उनसे ज्यादा बढ़े ये आज के दिन। सुज़लोन क्रैशेस 4%, उनका जो CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कहते हैं इनको, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अंदर की उनकी कुछ प्रॉब्लम होगी, वो अभी तक तो बाहर आई नहीं, जैसे बाहर आएंगे आपको बताया जाएगा, और इसलिए सुज़लोन आज फॉल किया। ये देखिए, स्मॉल कैप राइज किया, मिड कैप राइज किया, और सुज़लोन एनर्जी फॉल करती है आज CFO के रेजिग्नेशन के ऊपर। तो चलिए जी आगे। ONGC के स्टॉक प्रॉफिट जंप किया है 24%, और ये बनता है क्योंकि हमने जो नेचुरल गैस है वो हम सस्ती खरीद रहे हैं बाहर से, और जब सस्ती खरीद रहे हैं तो उतनी सस्ती हम बेच नहीं रहे हैं, बेच और महंगी रहे हैं, तो बीच में प्रॉफिट बच रहा है ना, तो वो प्रॉफिट यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस प्रॉफिट को ये डिविडेंड की फॉर्म में भी देंगे, तो डिविडेंड किसको देगी? जो इसके मालिक होंगे, सबसे बड़ा हिस्सा तो उनको जाएगा, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस शेयर होल्डर। तो जिनके पास भी ONGC का स्टॉक है, और मैंने स्टॉक को एनालाइज किया है, लेकिन शायद मैंने उसको अपलोड नहीं किया है वीडियो को। अगर मुझको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में से एक स्टॉक का भी खरीदना हो ना, एक स्टॉक, वैसे तो मैं खरीदना पसंद नहीं करता पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, क्योंकि वो सरकारी बाबूडिज्म होता है उनके अंदर, मतलब वो कुछ नहीं, सरकारी फाइलों में ज़्यादा घूमती है। तो अगर मुझे खरीदना होगा कोई एक स्टॉक, तो मैं SBI से भी पहले ONGC खरीदना पसंद करूंगा। जब इसका एनालिसिस करूंगा डिटेल में बताऊंगा। RBI इन्फ्लेशन रिलीफ स्पार्क रैली, बिल मोदी गवर्नमेंट कट रेट नेक्स्ट।
अगर 15, ये आप लिख लो मेरे से, 15 अगस्त को, इस पे एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको आगे। 15 अगस्त को अगर ट्रंप और पुतिन की मीटिंग ठीक गई तो इंटरेस्ट रेट नहीं घटेंगे। लेकिन अगर वहां पे कुछ नहीं हुआ और ट्रंप साहब ने कोई उलझुल सी बहुत दे दी तो हमसे तो टैरिफ नहीं घटेंगे भारत से। 50% से 75 जरूर हो सकते हैं। जिस तरह से वो इंसान हिला हुआ है ना, तो वो 75% टैरिफ कर सकता है, 100 भी कर सकता है। उसने ऐसे हिंट दिए हैं। तो इंटरेस्ट रेट 100% कम होंगे, क्योंकि हमारा आरबीआई और हमारी सरकार आम आदमी और आम बिजनेसमैन को रिलीफ देगा इंटरेस्ट रेट कम करके। पुतिन और मतलब हर एक चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव है। पुतिन और ट्रंप साहब की मीटिंग ठीक गई तो टैरिफ कम हो जाएंगे। पुतिन और ट्रंप से हमारे टैरिफ कम हो जाएंगे, वो भी खुशखबरी है। अगर इनकी रैली ठीक नहीं गई तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, क्योंकि भारत की जो इन्फ्लेशन है वो 8 साल के निचले स्तर पे है और वो बोल रही है आरबीआई को रेट कट करना चाहिए। रेट कट कम होगा, लोगों की जेब में पैसा आएगा, वो स्टॉक मार्केट में भी लगाएंगे, कंजम्पशन बढ़ेगी, उसके कारण इकोनॉमी ऊपर को उठेगी। यही लॉजिक होता है इसका। ग्लोबल मार्केट हिट ऑल टाइम हाई। इज दिस द स्टार्ट ऑफ मेगा रैली? MSCI वर्ल्ड इंडेक्स रिकॉर्ड क्रॉस किया है और निकाई ने 43,000 का। ये चार्ट पे दिखाता हूँ, ऐसे मजा नहीं आएगा आपको। ये देखिए आप, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ऑल टाइम हाई के ऊपर है। डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 44,755 लगभग ऑल टाइम हाई पे। नेस्डैक ऑल टाइम हाई के ऊपर। रसल ये भी बहुत बड़ा राइज किया। स्टैंडर्ड एंड पुअर कंपोजिट ये राइज किया। ये ब्राज़ील का है, क्योंकि ब्राज़ील के ऊपर 50% टैरिफ लगे हैं भारत की तरह, और ब्राज़ील की इकॉनमी उतनी रेजिलिएंट भी नहीं है। वो जरा गाने बजाने में और कार्निवल में और शकीरा में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं ना ब्राज़ील के लोग, वो इकॉनमी में ज़्यादा ध्यान देते नहीं। जबकि इतना शानदार देश है, वो कुछ भी कर सकते हैं इकॉनमी में। तो वो उनका इंडेक्स, और इस इंडेक्स ने कुछ नहीं दिया पिछले 20 सालों में, रिटर्न इनके माइनस में है। अब आइए आप एशिया में, एशिया पैसिफिक में निकाई ऑल टाइम हाई 1.30, क्योंकि जापान की डील हो गई है और वो इतनी बेकार डील है। यहाँ मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मुझे वो भी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को ना क्लैरिटी देना चाहता हूँ। बाकी तो टीवी चैनल तो आपको अपनी अपनी स्टोरी, अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं, वो आपको कुछ समझाते नहीं, आपको कंफ्यूज करते हैं वो। और जो एक्सपर्ट लेफ्टिस्ट होगा वो अपनी थिंकिंग बताएगा, राइटिस्ट अपनी बताएगा, कांग्रेस वाले अपनी बताएंगे, बीजेपी वाले अपनी बताएंगे, हर कोई वहाँ अपनी टफली चला रहा है और सुनने वाला इतना कन्फ्यूज्ड होता है। तो मुझे लगता है क्योंकि हमारा ना कोई एजेंडा है, ना राइट लेफ्ट सेंटर कहीं पे भी है, हम तो डाटा के भूखे हैं, रैशनैलिटी के भूखे हैं। उसी के ऊपर हम एनालाइज करेंगे। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, यूएसए की जो डील हुई है जापान के साथ, यूएसए की डील हुई है साउथ कोरिया के साथ, यूएसए ने डील की है यूके के साथ, यूएसए की डील हुई है यूरोपियन यूनियन के साथ, पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ। इन्होंने टैरिफ जो लगाए हैं, और मैं यहाँ आपको बताऊँ, मैंने सारी डील पढ़ी है, मैं पूरा वीलॉग भी बना रहा हूँ, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है। 3rd ग्रेड डील हुई है इनके साथ। जापान, एक तो उन्होंने सीक्रेट क्लाउज रखे हैं हर डील में कि कुछ पॉइंट आप बताएंगे नहीं किसी को। इसमें जापान की राइस की मार्केट, जापान ने आज तक इतिहास में किसी के लिए ओपन नहीं की, अमेरिका के लिए राइस की मार्केट ओपन कर दी। भारत, ये इंडिया खड़ा है यहाँ पे, इंडिया के साथ डील नहीं हुई है। और मैं अपने ना ब्यूरोक्रेट्स और जो हमारे विदेश मंत्री और कॉमर्स मिनिस्टर जो है ना, मैं उन सब लोगों को मान गया। मैं उनको इतना पावरफुल समझता नहीं था कभी भी, जितना पावरफुल उन लोगों ने हो के बताया। अभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली और बदतमीज इंसान हो वहाँ पे, वो सब पे चढ़ा होता है। ये सब तो डरपोक हैं जितने भी हैं, ये वो नहीं होते दंडवत साक्षात प्रणाम करके खड़े हो गए। साउथ कोरिया और ऑटोमोबाइल के ऊपर, जो कि जापान जिस सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बनाता है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी कंडीशंस यूएसए ने लगा दी। साउथ कोरिया ने भी अपने कोर एरिया ओपन कर दिए इनके लिए। यूके, ये तो खैर लंबी लेटना होता है ना। यूरोपियन यूनियन, डील कुछ और की, अब इनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स कुछ और आ रही हैं, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी आ रही है इनकी स्टेटमेंट। इन्होंने इसमें बोल दिया
कि हम 600 बिलियन डॉलर, ट्रंप साहब को एक तो ना बिलियन डॉलर में बड़ा ठरक चढ़ी हुई है आजकल कि बिलियन और ट्रिलियन की बातें हों। इन्होंने बोला 600 बिलियन डॉलर हम कहाँ पे लगाएंगे, यूएसए के अंदर लगाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि ये प्राइवेट कंपनी लगाएंगी और ये जो डील हुई है ये यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं सबकी पार्लियामेंट जो है वो अलग अलग से पास करेगी, मतलब गोली दे दी इनको। उसके बाद आ गया आपका पाकिस्तान। ये तो लंबे ही लेट गए ना यहाँ पूरी तरह से। इन्होंने तो अपनी पूरी मार्केट ओपन कर दी, तेल भी आपका जनाब, मिनरल भी आपके, आप देखो चावल बेचेगा अमेरिका पाकिस्तान में। पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, हमारा इतिहास है बासमती चावल का, जो जिसके अवशेष पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो हमारे 2 शहर हैं, वहाँ पे बासमती चावल के अवशेष मिले हैं 4500 साल पुराने। तो मतलब 4500 साल से हम चावल उगा रहे हैं। इस देश ने अपनी चावल की मार्केट ओपन कर दी अमेरिका के लिए, अपनी कृषि की सारी मार्केट ओपन कर दी। तो पाकिस्तान में तो आज की डेट में 45% बेरोजगारी है। तो अगर अमेरिका का सामान यहाँ फ्लड हो जाएगा तो यहाँ तो 70% यहाँ पे आके बेरोजगारी हो जाएगी। मतलब इनका जो मिलिट्री डिक्टेटर है वो बेच आए देश को यहाँ अमेरिका के हाथ में। बांग्लादेश, इसने भी पूरी शर्तें इनकी मान ली। भारत, जो शर्तें इन सब ने मानी वही शर्तें इन्होंने भारत पे डालने की कोशिश की। भारत ने बड़े शब्दों में बोला नो, हम सहमत नहीं हैं और हम नहीं आपकी इन शर्तों को मानेंगे। तो उसने वहाँ से टैरिफ का जो ड्रामा था वो शुरू करवा दिया। भारत उससे घबराया नहीं है। तो भारत की जो स्थिति है, मैं आपको ना चार्ट पे लेके आऊँगा कि इनमें से कौन सा देश क्या चीज़ बेचता है और ये ट्रेड डील में अब क्या क्या यहाँ पे आएगा। 1-1.5 घंटे का वीलॉग बनेगा, डेप्थ में बनाऊंगा मैं आपको। तो भारत की तो जो मिनिस्ट्री है ना, उनको तो सल्यूट है, जितना शानदार उन्होंने काम किया है। अब आते हैं हम दोबारा, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ आपको। ये इंक्रीज हुआ कंपोजिट शंघाई का इंडेक्स, ये भी राइज किया। हैंग सेंग 2.5%। क्यों? क्योंकि जो चिप हैं, चिप के ऊपर टैरिफ 90 दिनों के लिए टाल दिया गया और जितने भी टेक्नोलॉजी के स्टॉक हैं चाइना के, वो हांगकांग में लिस्टेड हैं, याद रखिएगा। और हमने हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने, हमने 2 साल से हम हांगकांग की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ से हमारे रिटर्न 70% से ज़्यादा के बने हुए हैं। क्योंकि मैंने बहुत पहले एनालाइज कर लिया था इस बात को कि FIIs जो हैं वो जाएंगे हांगकांग की तरफ, और हमारा टारगेट है कि जब हम 100% रिटर्न कर लेंगे तो अपना बेसिक कैपिटल हम उस मार्केट से निकाल लेंगे, बाकी को वहाँ पे रहने देंगे। तो ये जो बड़ी बड़ी हांगकांग में कंपनीज हैं उनको 90 दिन का रिलीफ मिला, मार्केट राइज की। BSE हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 0.38%, निफ्टी 50 0.54%, एशिया स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 2% से ज़्यादा राइज किया। तो आपने देखा अमेरिका की मार्केट भी राइज की, एशिया की भी राइज की, तो भारत ने भी राइज करना था। ONGC राइज किया, बहुत अच्छे Q1 के रिजल्ट, उसने 24% का प्रॉफिट दिया, जबकि 10% से ऊपर का प्रॉफिट अच्छा माना जाता है। तो 24% को क्या बोलेंगे आप? एक्सीलेंट। एक्सीलेंट इसको हम बोलेंगे ONGC को। अब आइए आप आगे। रूपी जो है बिगेस्ट गेन इस मंथ में सबसे ज़्यादा गेन की, और 87.44 जो कि 88 जाने वाला। मैं तो एक दिन 90 की विजुअलाइजेशन कर रहा था कि 90 रुपये पहुंचने वाला है, पर उसने अपने आप को कंट्रोल किया। ऑयल प्राइसेस गिरे हैं और वो $60 पे आ सकते हैं, चार्ट पे दिखाऊंगा आपको। और एक्सपर्ट की वार्निंग है 24,700 से ऊपर ब्रेकआउट आएगा और वो अगले कल कंफर्म होगा, ये भी चार्ट पे। तो ये तीनों पॉइंट मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूं। तो आइए जी यहाँ पे अब शुरुआत करते हैं। हिमालय स्टॉक गुरुकुल में मैंने चार्ट बनाया है। गोल्ड जो है आज 0.52% राइज किया। यहाँ पे क्रूड ऑयल फॉल किया, ये $62, ये $65, और क्रूड ऑयल का फोरकास्ट आ गया है अब 15 अगस्त को डिसाइड हो जाएगा कि ये $70 पे जाना है इसने, या इसने $60 के ऊपर रहना है। ये 15 अगस्त की अलास्का मीटिंग से डिसाइड होगा, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट मीटिंग। गोल्ड MCX जो भारत की एक्सचेंज है उसमें भी 0.31%, 1 लाख रुपए का 10 ग्राम का गोल्ड।
आज की डेट में भारत में ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स ये देखिए 97, इसको बोलते हैं DXY डॉलर इंडेक्स। इसके ऊपर मैंने वीलॉग बनाया है, डिटेल वीलॉग बनाया है, ज़रूर जाइए वहाँ पे और इसको ज़रूर देखिएगा। US डॉलर टू INR 87.4, ये फॉल, ये जो गिरा है ना लाल में, ये गिरा है डॉलर। तो इससे हरे में कौन आया? रुपीस। तो जो 90 रुपये जा रहा था, $1 90 रुपये का, वो गिरता गिरता 87 रुपये आ गया। ये खुशखबरी थी, ये भी भारत की मार्केट के लिए खुशखबरी है। डॉलर इंडेक्स भी खुशखबरी है। और US डॉलर टू जापानीज येन, यहाँ पे भी येन स्ट्रांग हुआ। और यूरो टू USD, यहाँ पे ये जो यूरो है वो स्ट्रांग हुई। अब आप आइए चार्ट के ऊपर। जो चार्ट मैंने आपको बताया, यहाँ से ऊपर को टर्न की है हमारी स्टॉक मार्केट। ये देखिए, ये फॉल था, ये राइज थी, ये फॉल था। अब मार्केट ने ऊपर को जाना। फिबोनाची ने क्लियर कर दिया था कि इस जोन से अगर नहीं मुड़ा फिर तो 22,000 ही आना था। मार्केट में बहुत एक्टिविटी रही। ये देखिए ब्लू ऊपर को टर्न ले रहा है, इसने भी टर्न लिया। कल का दिन 14 अगस्त ये डिटरमिन करेगा कि क्या ये मार्केट नीचे को आएगी या ऊपर को जाएगी। तो कल हम ज़रूर इसको एनालाइज करेंगे। आज के दिन कौन कौन से स्टॉक टॉप गेनर रहे और क्यों रहे, उसको एनालाइज करते हैं। NMDC स्टील, ये जब से अलग हुआ होकर एक नई कंपनी बनी है, भारत सरकार की कंपनी है, ये पहली बार इसने क्वार्टर बन के पॉजिटिव रिजल्ट दिए। जिस दिन से ये कंपनी बनी थी, इसका सब कुछ नेगेटिव में था, इसने पॉजिटिव में दिया और राइज देखी कितनी हुई, 20% चेंज। छोटी मोटी बात नहीं है ये, 20% राइज हुई है। JM फाइनेंशियल, शानदार क्वार्टर वन के रिजल्ट आए, 15% राइज की है। ये हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक है और बहुत शानदार है, इसका एनालिसिस भी मिलेगा आपको। EIH होटल, ये ITC कंपनी का होटल है, ये 15% राइज की, इसके भी क्वार्टर वन के रिजल्ट एक्सेप्शनल आए। और HBL इंजीनियरिंग, ये तो आजकल दिन प्रतिदिन दौड़ रहा है। इसने क्यों ये स्टॉक इतना ज़्यादा भाग रहा है? कवच आप लोगों ने सुना होगा। कवच जो है ये इंडियन रेलवे में ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक, जिसके कारण अगर कोई ट्रेन के आगे आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली ट्रेन को रोक देता है। तो इससे सेफ्टी रहती है, दो ट्रेन आपस में नहीं टकराएंगी। और ये HBL इंजीनियरिंग, इनको और ऑर्डर मिले हैं। जिस दिन भी इनको ऑर्डर मिलता है ना, उसी दिन ये स्टॉक 10% बढ़ जाता है। और आप लोग हैरान होंगे, मैंने ये स्टॉक, ये जो HBL इंजीनियरिंग है, HBL पावर था पहले इसका नाम, जब HBL पावर इसका नाम था तो मैंने ये 118 रुपये में स्टॉक खरीदा है। 118 रुपीज़ में मैंने इसके 150 स्टॉक खरीदे थे। जब ये 400 का हुआ तो मैंने 50 स्टॉक बेच दिए, 100 स्टॉक मेरे पास बच के, जितना पैसा मैंने लगाया था वो निकाल लिया। तो ये 100 स्टॉक आज समवेयर अराउंड 55,000 रुपये का प्रॉफिट मुझे दे रहे हैं। मैं आज ही चेक कर रहा था अपने अकाउंट के अंदर कि 55,000 रुपये का प्रॉफिट मुझे स्टॉक दे दिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप इसको, अब तो खरीदने का तुक ही नहीं बनता, तो इसका एनालिसिस मैं ज़रूर करूँगा। तो एक कवच सिस्टम के बदौलत इतना ज़्यादा स्टॉक राइज किया। अब आइए जो फॉल किए, कोरोमंडल इंटरनेशनल, पथेटिक क्वार्टर वन के नंबर हैं, पथेटिक मतलब बहुत ही बकवास, 6% फॉल किया। PG इलेक्ट्रोप्लास, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है जो कि AC, फ्रिज, वहाँ स्पेयर पार्ट सप्लाई करती है। इसके नंबर्स क्वार्टर वन के बहुत ही बुरे आए हैं और ये आज ही नहीं गिरी है, एक दिन तो ये 15% गिर गया था, तो ये लगातार गिरे जा रहा है ये। तो आपके पास ये स्टॉक है तो टाइम से निकलिए स्टॉक से। SJVNL, ये स्टॉक भी फॉल किया और ये फॉल किया ड्यू टू प्रॉफिट बुकिंग। इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई, SJVNL कुछ दिन बढ़ाया गया और मुझे बहुत सीरियस डाउट है SJVNL स्टॉक में ऑपरेटर जो हैं, ऑपरेटर प्ले करते हैं, यहाँ पे जानबूझ के आर्टिफिशियली स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं, फिर आप लोग खरीद लेते हैं। आप इस जोन में खरीदेंगे, फिर ये लोग यहाँ बेच देते हैं, स्टॉक यहाँ पहुँच जाता है और आपने खरीदा यहाँ,
इसका प्राइस कितना है भले ही वो देख लेते हैं। इसका 93 है मान लीजिए, आपने खरीदा इसको 85 पे, अब ये पहुंच गया 93 पे। जो ऑपरेटर थे उन्होंने इसको खरीदना शुरू किया था यहाँ से, और यहाँ इसका प्राइस होगा 75 रुपये, तो 75 से 93 रुपये पहुँचे, यहाँ पे बेच दिया। अब ये नीचे गिर गया, जब ये गिर के नीचे पहुँच जाएगा 70, अब आपने तो खरीदा होगा 85 पे। अब आप बोलेंगे यार 15 रुपये का नुकसान हो गया, अब मैं बेचूंगा तो नहीं। तो ये आपको किसने फंसाया इस गेम के अंदर? इन ऑपरेटर ने फंसाया। इसीलिए जो छोटे स्टॉक होते हैं ना 100 रुपये से नीचे, उसमें ऑपरेटर गेम करते हैं। तो आपको तो क्या लगता है कि 100 रुपये से कम के स्टॉक ज़्यादा आ जाएंगे, पर उसके साथ रिस्क भी उतना ही बड़ा आता है, वो हमेशा याद रखिएगा। वेल्लोर रियल एस्टेट ये 5%, इसके भी Q1 के नंबर बहुत पैथेटिक आए। तो ये थे आज के टॉप गेनर और लूज़र। तो आज हम कंक्लूड करते हैं निफ्टी टारगेट 25,200 ये टारगेट है, और ये टारगेट फाइनल हो जाएगा 15 अगस्त 2025। 15 अगस्त को मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 25,200 कब आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो स्टे ट्यून रहिएगा इन सब अपडेट्स के लिए। और आप लोगों को अगर हिमालयन स्टॉक गुरुकुल हमारा पसंद आया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अब बारी आई कंक्लूजन से पहले कि 5 स्टॉक जो है आप लोगों को, कौन कौन से 5 स्टॉक आपको बाई करने हैं, याद रखिए। NMDC स्टील करना है लेकिन अभी नहीं करना है, JM फाइनेंशियल करना है अभी नहीं करना है। 2 ये हो गए, यहां से कोई भी बाई नहीं करना है इनमें से। अगले जो आपको स्टॉक बाई करने हैं, दैट इज नंबर 1 आ गया केल्टन टेक सॉल्यूशन, एक ये। नंबर 2 ओजीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। नंबर 3 IDFC फर्स्ट बैंक। और नंबर 4 के ऊपर आ गया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और नंबर 5 के ऊपर आ गया HDFC बैंक। ये स्टॉक हैं जो आपको खरीदने हैं। ये 5 स्टॉक हैं, सबके ऊपर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। जाइए हमारे हिमालय स्टॉक गुरुकुल के होम पेज पे, हर एक को ध्यान से देखिए। अगर आपको समझ आता है कॉन्सेप्ट तब खरीदिएगा, या फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे इन वीलॉग्स को तो किसी को पूछने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आप लोगों से मिलेंगे नए वीलॉग में। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।